मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी ठीक सर। है। तो जी झा जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। चलिए, नेटवर्क स्थापकों का धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि ये आज नेटवर्क के विषय में भी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्रयोजन मूलक हिंदी का ही पक्ष है। तो ऐसे भाषा के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं कि भाषा केवल विचारों की संवाहिका नहीं होती है, बल्कि वो ज्ञान प्राप्ति का भी एक सशक्त माध्यम होती है और संस्कृति की भी संवाहिका होती है। लेकिन इस भाषा में क्या होता है, अ, अ, हर कोई कुछ न कुछ इसमें जरूर योगदान देता है। मतलब जो दैनंदिन की भाषा है, उस भाषा के संबंध में इमर्सन जी का कथन है कि भाषा वह नगर है जिसे खड़ा करने में जो है हर व्यक्ति कुछ न कुछ पत्थर जरूर लगाता है। ठीक है, ये इमर्सन जी कहते हैं। तो भाषा हम तो हमेशा सीख ही रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है, लेकिन उस भाषा में का ही एक हिस्सा है प्रयोजन मूलक पक्ष। ठीक है, तो प्रयोजन तीन तरीके की, मतलब प्रयोजन मूलक और प्रयोजन मूलकता, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में फंक्शन, फंक्शनल और फंक्शनलिटी, ये तीन इसके पर्याय हैं। ठीक है, और प्रयोजन विशेषण है और उसके साथ ये मूलक शब्द आया, तो ये प्रयोजन मूलक हो गए। मूलक से है बेस्ड ऑन या डिपेंडिंग ऑन। तो हम इस तरह हम फंक्शनल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज। और आज विश्वविद्यालयों में अलग से फंक्शनल हिंदी, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जैसे स्नातक पर हम लोग हिंदी साहित्य में स्नातक करते हैं, वैसे ही प्रयोजन मूलक हिंदी में भी स्नातक होता है और प्रयोजन मूलक अंग्रेजी फंक्शनल इंग्लिश में भी जो है स्नातक परास्नातक की पढ़ाई होती है। तो कहने का है अर्थ ये है कि हम हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो अब अलग से हमको क्या आवश्यकता है कि हम प्रयोजन मूलक पढ़ें, या उसकी क्या प्रयोजनीयता क्या है। तो अच्छा, फोन को लैंडस्केप कर दें। अच्छा अच्छा, क्या अब ये ठीक है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी बहुत पहले से मतलब इसमें आ रही है, प्रकाश में है चीजें उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो कि पहले अखिल भारतीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था, हाँ, जहाँ हिंदीतर भाषी शिक्षकों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता था और वहाँ से वो हिंदी प्रचारक बनते थे। तो उसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के ही मुटूरी सत्यनारायण जी ने की। और इसमें क्या है चीज, ये क्या लाइव शेयरिंग क्या है? सर मेरे में भी आ गया। अच्छा, उसमें उसको इग्नोर कर दीजिए। क्या है, क्या चीज है? अच्छा, सर लाइव यूट्यूब शेयरिंग लाइव का शेयरिंग, यूट्यूब। हाँ हाँ हाँ, नहीं। क्या वो ये ऑप्शन कुछ पता पूछ रहा है नहीं। क्या? हाँ, ज्वाइन करने के लिए पूछ रहा है। नहीं, उसको ये बंद कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं। किसी ने स्टार्ट किया होगा। अच्छा, ओके, किसी ने वो कर दिया होगा। ये आप लोग जो भी लोग सेशन में आए, अपना सेशन ध्यान से सुने। यहाँ जो ज्ञान, जी नहीं, देखिए, मैं ज्यादा ज्ञानी वानी आदमी हूँ नहीं। ठीक है, हमको जो हाँ है थोड़ा बहुत जो पता है, जो बातचीत करते हैं वही जी, हमको, मैं बताने के लिए जो है आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। विशेष कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जानकार हूँ और
बहुत अलंकार छंद लगा देते हैं अभिषेक जी, स्नेहवश प्रेमवश, ठीक है। लेकिन मेरा प्रयास ये है जीवन के कहीं भी किसी भी जगह पर जहाँ हिंदी साहित्य की गतिविधि होती है, हम मेरे शहर में भी और बाहर ही भी, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है अपना योगदान दूँ और हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी के सर्वांगीण विकास में अपना जो भी छोटा सा है गिलहरी प्रयास है उसे करूँ। तो उसी के संदर्भ में मैं यहाँ पर आपके बीच हूँ। मैं कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं विद्यार्थी में भी बहुत सामान्य से अति सामान्य स्तर का विद्यार्थी हूँ। तो मोटूरी सत्यनारायण जी के बारे में मैं बता रहा था, मैं इसलिए बता रहा था मोटूरी सत्यनारायण जी का नाम, क्योंकि उन्होंने वही जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के का जो नाम आप जानते हैं, तो वो पहले अखिल भारतीय मतलब हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी है और प्रयोजन मूलक हिंदी के कई पक्ष हैं, ठीक है, जिसमें आता है कार्यालयीन हिंदी आती है, साहित्यिक हिंदी अलग हो जाती है, सामाजिक हिंदी अलग हो जाती है, वाणिज्यिक हिंदी अलग हो जाती है। ऐसे जो हिंदी के प्रयोजन पर आधारित जो पक्ष हैं वो हैं। ये हिंदी भाषा में यह प्रयोजन वाला जो पक्ष है उसके साथ निहित चलता है। तो इसीलिए अलग से कई बार ऐसा लगता है कि जो है मतलब अलग से हम हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम अलग हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। प्रयोजन मूलक हिंदी, हम जो हिंदी जानते हैं उसी में से जो कुछ शब्द हैं जो कि रूढ़ हो गए हैं और किसी विशिष्ट अब अपना विशिष्ट अर्थ देते हैं, उनके लिए ये जो है जो शब्द है वो प्रयोजन मूलक शब्द आता है। तो सबसे पहले हम कार्यालयीन हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे। तो कार्यालयीन हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये अभिधा होती है, ठीक है। इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब नहीं होता है, जो बात आपको कहनी है, ठीक है, सीधा ही रखें, जो आपको कहनी है वो आपको सीधा अभिधा शैली में इसको कहना होता है। कार्यालय में हम टिप्पण आलेखन पत्राचार करते हैं, तो उसके संदर्भ में जिस भाषा का व्यवहार होता है वह कार्यालयीन हिंदी के रूप में वो जानी जाती है। इसका स्वरूप जो है औपचारिक होता है और व्यक्ति की अपेक्षा यहाँ पदनाम महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। भाषा की सरलता और स्पष्टता अनिवार्य होती है। मैं जब कार्यालयीन हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ कुछ उसके जो और पक्ष हैं, जैसे उसमें पत्र आता है, जो सरकारी पत्राचार हम जानते हैं। पत्राचार क्यों किया जाता है आप लोग जानते हैं, विभागों के बीच संपर्क के लिए और विभागों में किसी भी गतिविधि हो, चाहे विभाग की अपनी हो या सामूहिक गतिविधि हो। जैसे मान लीजिए एक ही विभाग कोई कार्य करता है तो उसके लिए दूसरे विभागों से भी अनुमति लेनी पड़ती है और दूसरे विभागों की भी उसमें जो है मतलब उसमें और उसमें शामिल हो जाता है। जैसे कि हम ईएसआईसी ही की बात करें तो ईएसआईसी विभाग जो है और ईपीएफओ दोनों सिस्टर कंसर्न है एक दूसरे के। तो मान लीजिए जहां पर ईएसआई लागू होता है वहां पीएफ अनिवार्य रूप से लागू होता है, जहां पीएफ लागू है वहां ईएसआई लागू होगा। एक मिनट, जहाँ मतलब हाँ बिल्कुल, अभी ये कॉमन रजिस्ट्रेशन भी होने लगा है ईएसआईसी पीएफओ का। तो जब कोई एक्टिविटी होती है तो ज्वाइंट एक्टिविटी होती है, तो भी ज्वाइंट एक्टिविटी में जो है मान लीजिए हम ईपीएफओ से बात करना चाह रहे हैं तो पत्र लिखते हैं। दूसरा है एक महत्वपूर्ण अर्ध सरकारी पत्र, जिसको अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द व्यवहार में आता है उसको कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है कि ये एक अधिकारी, जैसे मान लीजिए कोई संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के कोई अधिकारी हैं, तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या अपने से थोड़े से एक पद नीचे या एक पद ऊपर, मतलब बराबरी वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो पत्राचार होता है उस पत्र को ही अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। और उसकी शैली
हाँ जी, आपका अरे अरे, पूरा कब से म्यूट है ये? बस अभी अभी म्यूट हुआ है। हाँ, गलती से म्यूट हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद मुझे बताने के लिए। तो सरकारी कार्यालयीन ज्ञापन में कार्यालय में कर्मचारियों अधिकारियों के बीच जो कार्य होता है, जो सामूहिक जो आदेश देने होते हैं, ऐसे चीजों के लिए भी जो है कार्यालय ज्ञापन का व्यवहार होता है। और उसके साथ ही कार्यालय आदेश है। कई बार लोग नहीं समझ, कई बार कार्यालय ज्ञापन और आदेश को एक जैसा रूप दिया जाता है और एक जैसे रूप में उसको ये भी करते हैं। लेकिन जैसे स्थानांतरण तैनाती होती है, छुट्टी की मंजूरी होती है, तो ये सब चीजें कार्यालय आदेश के माध्यम से जो है जारी की जाती हैं। उसके बाद आता है अंतर विभागीय टिप्पणी। ठीक है, उसमें कोई उसमें उसको अंतर विभागीय टिप्पणी मतलब एक ही कार्यालय में कई शाखाएं हैं, और कई शाखाएं हैं और वहां पर उन शाखाओं में जो है सामान्य शाखा को वित्त शाखा से किसी तरह की मंजूरी लेनी होती है। तो वो जो लिखे, वो जो पत्राचार करेगी, वो जो बातचीत करेगी, वो अंतर विभागीय टिप्पणी का हिस्सा होती है। और उसको ऐसे हम लोग यू नोट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हम एक अपने ही कार्यालय के एक शाखा से दूसरे शाखा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच पत्राचार करते हैं, तो उसमें लेटर हेड वगैरह का व्यवहार नहीं होता है और हमारा विभागीय कार्य जो है आसानी से जो है चलता है। अब कार्यालयीन हिंदी की भाषा की उसके बाद अधिसूचना है, संकल्प है। ये अधिसूचनाएं आप लोग जानते हैं, जैसे कि रिक्ति की अधिसूचनाएं आती हैं जो सर्वसाधारण को सूचित की जाती हैं। वैसे ही संकल्प है, सरकार जब कोई निर्णय लेती है और उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहती है, तो वो संकल्प जो है उसी तरह संकल्प का व्यवहार करती है। और संकल्प जो है समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता है। प्रमुख विशेषताएं जैसे मैंने आपको अभी बताई कि इसके निश्चित अर्थ होते हैं और औपचारिक होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे यहाँ एक दो उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूंगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी कार्यालयीन हिंदी के परिप्रेक्ष्य में क्या है। जैसे प्लीज स्पीक हम लोग मतलब फाइल पर लिखा जाता है, तो उसका अर्थ है कृपया चर्चा करें। ठीक है, जैसे स्पीक माने अरे बोलो ना, क्या बोलना है बोलो। लेकिन यदि वो फाइल पर लिख दी गई है तो उसका अर्थ है चर्चा करें। फाइल में हम लोग ऐसे ही इन एंटिसिपेशन ऑफ, मतलब हमको पता नहीं होता है कि इस चीज के लिए हमें मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो लेकिन हम वो फाइल प्रस्तुत करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की प्रत्याशा में जो है ये जो है रखा जा रहा है आपके समक्ष। एक और होता है स्वतः पूर्ण टिप्पणी, सेल्फ कंटेंड नोट। सेल्फ कंटेंड नोट क्या होता है? कार्यालयीन हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के पक्ष को बता रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और बहुत सारे लोग नोटिंग ड्राफ्टिंग लिखते हैं, लेकिन ये नहीं, मतलब उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है। जब किसी विषय पर आपको मान लीजिए निराकाश विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक करनी है या तिमाही पर कार्यशालाएं आयोजित करनी है, उसके लिए मुख्यालय या राजभाषा विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। और जो इसके लिए और मंजूरी वित्तीय सहमति वगैरह है वो सब मौजूद है। तो आप खुद से पहली बार जो है जो नोट लिखेंगी, जो टिप्पणी लिखेंगे या लिखेंगे, तो जिसमें लिखा साफ साफ होगा कि संघ की राजभाषा नीति के, 1 किलो है हो जी ना। हाँ रोहित जी माइक ऑफ कर लीजिए, रोहित जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो उसको सेल्फ कंटेंड नोट बोलेंगे। सेल्फ कंटेंड नोट में संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला अपेक्षित है। इस तिमाही की कार्यशाला अभी तक आयोजित नहीं की गई है, तो इस तिमाही में एक दिवसीय 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। इसके लिए राजभाषा विभाग या मुख्यालय के जो दिशा निर्देश हैं उसको कोट करते हुए जो आप नोट
प्रस्तुत करेंगे सक्षम प्राधिकारी के पास, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, तो ये नोट सेल्फ कंटेंड नोट कहा जाएगा, मतलब उसको स्वतः पूर्ण टिप्पणी हम लोग मानेंगे। उसके बाद एक और शब्द आता है कार्यालयीन हिंदी में, मतलब एक महत्वपूर्ण शब्द कंकरेंस है। कंकरेंस का मतलब हम लोग बहुत ज्यादा व्यवहार करते हैं, ये फाइनेंशियल कंकरेंस यानी वित्तीय सहमति। तो वित्तीय सहमति ये रूढ़ हो चुका है, ये जो कार्यालय में कार्य करते हैं वही ये कंकरेंस शब्द का जो है व्यवहार करते हैं। तो ये कार्यालयीन हिंदी के जो है के पर थोड़ी सी जो है मेरी जो हल्की फुल्की जानकारी है वो मैंने आपसे थोड़ी साझा की। कार्यालयीन हिंदी के और किसी पक्ष पर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट पूछिए। प्रयोजन मूलक हिंदी का एक पक्ष कार्यालयीन हिंदी। अगर किसी का कोई भी प्रश्न इस बारे में हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। कार्यालयीन हिंदी में जो जिस तरीके से सर आपने बताया टिप्पणी के बारे में, कार्यालयीन टिप्पणी के बारे में, तो प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में जो हम लोग ड्राफ्ट अपलोड करते हैं उसमें उसके बारे में अगर कुछ आप बता सके तो बताइए सर। अगर मतलब उसमें अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाता होगा, उसमें नहीं, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या महत्व है? मैं आपका सवाल पूरी तरह समझा नहीं। आप मतलब हाँ, ड्राफ्ट नोटिंग में तो मतलब मैं समझ गई। हाँ हाँ ठीक है, ड्राफ्टिंग में। हाँ, ड्राफ्टिंग में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग। हाँ ठीक है, तो जैसे हम नोटिंग में व्यवहार करते हैं, नोटिंग के लिए हमने कहा, ड्राफ्टिंग के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताई कि जो ज्ञापन है, मसौदा है, सॉरी, जो ज्ञापन है या अर्ध शासकीय पत्र ही है, तो इन सब का जो मसौदा का प्रारूप जो है, फॉर्मेट जो है वो निर्धारित है। ठीक है, उस निर्धारित फॉर्मेट पर ही हमको से प्रस्तुत करना होता है। और भले ही अर्धशासकीय पत्र संयुक्त सचिव या ऐसे स्तर पर लिखा जाए, लेकिन उसे प्रस्तुत करने वाले तो संबंधित सहायक या मतलब अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर लेवल से ही शुरू किया जाता है। तो वही जो पत्र का प्रारूप है वही जैसे कि सबसे ऊपर जब आप लिखेंगे तो कार्यालय का पत्र शीर्ष होता है, उसके बाद जो है पत्र संख्या और दिनांक दिया जाता है, और उसके बाद जो है उसमें यदि अर्धशासकीय है तो जो अधिकारी भेज रहे हैं उनका जो है विवरण होता है, उनका नाम वगैरह अंकित रहता है। उसके बाद जो है सैल्यूटेशन के साथ चीज़ों को रखा जाता है। तो यही जो लिखना है, यही लिखना जब नोटिंग के क्षेत्र में आएगा तो लिखेंगे कि ड्राफ्ट जो है मसौदा जो है प्रस्तुत है। ठीक है, और जो स्वरूप है लिखने का, तो इसको लेकर के मसौदा कैसे लिखा जाए, सरकारी कार्यालयीन ज्ञापन कैसे लिखा जाए, कार्यालय आदेश यदि कैसे लिखा जाए। ठीक है, सबका अपना अपना मतलब अपना अपना डोमेन है, अलग अलग उसका उद्देश्य है और उसकी अलग पद्धति है लिखे जाने की। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल तो हम जो है मेरा कार्यालय हिंदी तो बस एक छोटा सा एक हिस्सा जो है मैं आपके सामने मतलब गागर में सागर भर के रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझ गया, सवाल समझ गया कि ड्राफ्ट को सर कैसे रखेंगे, ड्राफ्ट को आप कार्यालयीन हिंदी में ड्राफ्ट जो चीज है उसको आप कैसे हम लोग रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, यही आपका सवाल है ना? जी सर। हाँ, तो ड्राफ्ट बड़ी चीज है। ड्राफ्ट के लिए आपको कॉपी कलम लेके बैठना होगा, और हर ज्ञापन का ड्राफ्ट अलग होता है। मान लीजिए कोई निविदा है तो उसके लिए ड्राफ्ट अलग होगा, कोई पत्र यदि बड़े अधिकारी को लिखा जा रहा है तो उसका अलग उसकी भावना होगी, उसमें अलग शब्द लिखे जाएंगे, और छोटे अधिकारी को लिखे जाएंगे तो वो उसका ये होता है, अलग अलग है। और प्रारूप जो है हम जब अगली बार मैं आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारा प्रारूप जो है तैयार करके लाऊं, और तैयार करके फिर मैं आप लोगों को
एक एक करके जो है वो दिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही हैं। धन्यवाद सर। चलिए और कुछ, हाँ ठीक। और किसी ने हैंड रेज किया है, बोलिए। बताइए अमित जी, कुछ प्रश्न यदि आपका है तो। अमित सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ प्रश्न यदि आपका है तो बताइए। एक ऐश्वर्या जी ने प्रश्न पूछा है, स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्लीज सर। ये स्वतः पूर्ण क्या प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं ऐश्वर्या जी आप? सर वो ठीक से मैं समझ नहीं पाई सर। अच्छा ठीक। अच्छा, ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके चयन के लिए। और आपका एक चयन नहीं, आपका 4-5 चयन होगा, ऐसा मेरा पूर्वाभास है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है थैंक कि यू आपको, सर। हाँ, एक जगह नहीं 4-5 जगह सिलेक्शन होगा। ठीक है। थैंक यू। अभी जो सेल्फ कंटेंट नोट है, मान लीजिए आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है ना, यही है ना? हाँ हाँ। तो मान जी लीजिए जी वहां आप हिंदी अधिकारी के तौर पर जाती हैं, मतलब जा रही हैं, और अब आपको मतलब पूरी तरह नया सेटअप करना है, नया स्टेब्लिश करना है। यदि चीजें पहले से कुछ फाइलें आपको मिली तो बहुत अच्छा है, नहीं अब नहीं मिली तो आपको नई फाइलें खोलनी है। तो नई फाइलें खोलनी है तो नई फाइलें कैसे खोलेंगे हम? तो नई फाइलों को खोलने के लिए इंडेक्सिंग की एक अलग किताब होती है, हर विभाग में इंडेक्सिंग की एक एक किताब होती है। ठीक है, कम लोगों को पता होता है। और उसमें इंडेक्सिंग में जो 49 नंबर होता है, 49, 50, 51, जो हमारे इंडेक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 49, 50, 51 जो है वो राजभाषा के लिए कोड निर्धारित है। ठीक है। और राजभाषा प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। राजभाषा की फाइल पर ए, मतलब जो फाइल नंबर होती है, उस फाइल नंबर पर ए लिखा जाता है, जो भी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। सेल्फ कंटेंट नोट ये है कि मान लीजिए पहली बार आपको विराकास का गठन करना है, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का वहाँ गठन करना है, उसके लिए जो है परिपत्र जारी करना है। कि पहले तो गठन करेंगे ना, कई बार ऐसा होता है कि विराकास की बैठक हो रही है, लेकिन पूछा जाता है कि गठन कब हुआ, कोई है पत्र? तो गठन तो सर बाय डिफॉल्ट कार्यालय प्रमुख इसके अध्यक्ष हैं और अन्य अधिकारी इसके सदस्य हैं, और हम बैठक कर रहे हैं। तो गठन जो करना है, तो आपको उसके लिए नोट प्रस्तुत करना होगा, परिपत्र पहली पहल। तो आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है, कि संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है, और नियमानुसार इसके अध्यक्ष उस कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख या कार्यालय प्रधान होते हैं। ठीक है। इस बैठक को प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। इसके कार्यालय प्रमुख, अध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण इसके सदस्य होते हैं। और हिंदी अधिकारी इसके सदस्य सचिव जो है मेंबर सेक्रेटरी नियमानुसार होते हैं, वो क्योंकि वो संयोजन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो इस कार्यालय में भी विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गठन किया जा सकता है। और उसके उपरांत जो है प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जा सकती है। तो अब इसके साथ क्या होगा, विराकास विभागीय राजभाषा कार्य में एक परिपत्र मसौदा रूप में कार्यालय प्रमुख के सादर अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। कुछ हेलो, नेटवर्क का व्यवधान ऐसा लग रहा है। बात स्पष्ट हुई या कट गई? ऐश्वर्या जी बताइए। सर यानी जब हम एक जो पहले मौजूद नहीं है, किसी को हम अगर शुरू कर रहे हैं, जी, तब जो टिप्पणी लिखी जाती है वो स्वतःपूर्ण टिप्पणी है। स्वतःपूर्ण टिप्पणी वो भी है, और साथ ही साथ मान लीजिए ना, अब इस दूसरी स्थिति में बताता हूँ आपको कि दूसरी स्थिति केवल वही नहीं है, वो तो है ही, साथ ही साथ मान लीजिए कि राजभाषा शाखा में
एक प्रिंटर की या एक स्कैनर की आवश्यकता है। ठीक है, अब राजभाषा शाखा में जो प्रिंटर स्कैनर की आवश्यकता है, आप वहां गई हैं, एस्टेब्लिश हुआ है, सब कुछ तो है, लेकिन प्रिंटर और स्कैनर की थोड़ी असुविधा है। तो प्रिंटर स्कैनर की आवश्यकता है आपको। उस प्रिंटर और स्कैनर की आवश्यकता के लिए बिना किसी दूसरे पत्र का संदर्भ लिए, मान लीजिए उस कार्यालय में, राजभाषा शाखा में, मतलब किसी चीज की उपलब्धता को लेकर के पहले से कोई परिपत्र न हो, जिस चीज के को लेकर पहले से कोई गाइडलाइंस वगैरह मौजूद नहीं है, कोई लेटर आता है कार्यालय में तो उसको हम पुटअप करते हैं नियमानुसार, तो वो उस लेटर का फॉलोअप माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज को जो पहले मौजूद नहीं भी है उसको भी, ठीक है, पहले जो मौजूद है उसके लिए तो पहले से जो मौजूद है नहीं मौजूद है उसके लिए तो हमको स्वतःपूर्ण लिखना ही है। जो मौजूद है उसमें भी यदि कोई लेटर नहीं आया है लेकिन आप उसको पुटअप कर रही हैं, ठीक है, तो वो टिप्पणी भी स्वतः पूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण हो, इस शब्द को समझ लीजिए, स्वतः पूर्ण टिप्पणी। ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण हो, बिना मतलब उसका कोई, हो सकता है कि उस पर कोई पत्र नहीं आया है लेकिन आप को आवश्यकता है, अब समय की आवश्यकता है, एक एलईडी स्क्रीन की कार्यालय में आप महसूस करती हैं कि नहीं, एक बड़ा कार्यालय है, यदि डिजिटल बोर्ड होगा तो बहुत अच्छा होगा, और अन्य कार्यालयों में ये मौजूद भी है। ठीक है, तो अन्य कार्यालयों में अब, लेकिन आपके पास आपके मुख्यालय का कोई आदेश नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से स्वप्रेरणा से जो टिप्पणी लिखेंगी, ठीक है, जिसमें आप हवाला दे सकती हैं कि अन्य कार्यालयों में जो हमसे कम संख्या वाले हैं उसमें ये डिजिटल बोर्ड है और काफी उपयोगी है हिंदीतर भाषी कार्मिकों को हिंदी सीखने के लिए, ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। तो वो नोटिंग भी सेल्फ कंटेंट नोट मानी जाएगी। अब ये चीजें थोड़ी स्पष्ट हुई पहले से? सर समझ गई सर, थैंक यू सो मच। आज हमको पता है हमको ज्यादा बोलना है, इसलिए मैं पानी लेके बैठा हूँ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और तो किसी को कुछ नहीं ना पूछना है? आवाज आ रही है जी? एकदम साफ हाँ जी, सुंदर आवाज बिल्कुल आ रही है बिल्कुल। सर जी। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए हम लोग वाणिज्यिक, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, वाणिज्यिक क्षेत्र में जो मतलब उस क्षेत्र में जो बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में जो शब्द रूढ़ हो गए हैं उस में जो शब्द व्यवहार में लाए जाते हैं, और बैंकिंग की जो शैली है, कार्यालयीन हिंदी, वो भी कार्यालयीन हिंदी का हिस्सा है। वाणिज्यिक हिंदी में वो थोड़ा सा रूप थोड़ा बदल जाता है क्योंकि उसके पत्र के प्रारूप थोड़े अलग हैं। ठीक है, जब अगली बार हम प्रारूप, बैंकिंग के क्षेत्र में सिक्योरिटी प्रतिभूति के उसके लिए प्रतिभूति शब्द है। ठीक है, डिपॉजिट है तो वो निक्षेप, सेविंग्स है तो वो बचत, मॉर्गेज है तो वो बंधक है। ठीक है, ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्र में जो हिंदी है वो उनमें जो रूढ़ शब्द हैं, क्रेडिट पॉलिसी है, जैसे साख नीति कहते हैं, हाइपोथिकेशन होता है ना, हाइपोथिकेशन होता है जो भी बैंक देती है कोई लोन पर चीजें, तो हाइपोथिकेशन के लिए दृष्टिबंधक जो है शब्द का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी इसमें जो शब्दावली या शेयर बाजार में जो शब्दावली व्यवहार में लाई जाती है तो वो भी एक प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है। ठीक है, ऐसे ज्ञान की जो धाराएं हैं उसमें 600 शाखाएं हैं और 20 लाख शब्द की आवश्यकता है यदि आप सारी चीजों को मतलब बताना चाहें तो वो 20 लाख शब्द मौजूद नहीं है सब हर भाषा में। तो ये जो प्रयोजन मूलक पक्ष है इस भाषा को और समृद्धशाली बनाता है, और जब यही प्रयोजन मूलक पक्ष जब विज्ञान या तकनीकी में चला जाता है
तो ये और ज्यादा जो है अलग रूप में आता है। विज्ञान में शब्दार्थ सूक्ष्मता की ओर प्रवृत्त होता है। विज्ञान अभिधा का अर्थ तो है ही, लेकिन अभिधा को भी और संकुचित अर्थ की ओर विज्ञान ले जाता है। जैसे आप समझे, वेलोसिटी वेग है, स्पीड चाल है। सब लोगों ने पढ़ी होगी कि जो है कि वेग और वेलोसिटी का मतलब वेग, स्पीड का मतलब चाल। और दोनों आप लोग जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक में दिशा है और एक में दिशा नहीं है। वैसे ही एक शब्द है रे, किरण, रेडिएशन, विकिरण, और बीम यानी किरण कुंज। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भी बहुत विशाल है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी जो शब्द व्यवहार में मतलब प्रयोजन मूलक इस रूप में व्यवहार में आते हैं, जैसे कि रासायनिक प्रतिक्रिया, तो विज्ञान में वो अभिक्रिया में आता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके लिए अभिक्रिया शब्द जो है वो रूढ़ हो गया है, वो अब व्यवहार में लाया जाता है। तो जरूरी है कि जो पारिभाषिक शब्दावली हैं या जो जो विज्ञान के लिए जो शब्द मतलब विज्ञान की जो पारिभाषिक शब्दावली है वो यदि टेक्स्ट बुक में होगी, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है भी, तो फिर आगे जाकर के उस पारिभाषिक शब्दावली को समझने में जो है कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। और विज्ञान में भी जैसे कि अब मैंने लिख करके रखा है, हाँ हाँ, प्रयोजन मूलक हम जाएंगे, पत्रकारिता पर भी जाएंगे, हमारे पास जनसंचार भी है, पत्रकारिता भी। बस एक एक करके छोटा छोटा मैं आपको ये ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट ये लिखा था जैसे ठंडा, कोल्ड, ठीक है। कूलिंग के लिए शब्द है शीतन, रेफ्रिजरेशन के लिए शब्द है प्रशीतन, चिलिंग उसके लिए शब्द है द्रुत शीतन, क्वेंचिंग यानी मज्जन शीतन, ठीक है। अब ये सारे शब्द जो है उस ठंड के ही तकनीकी भेद को बताते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कोल्ड तो मतलब ठंडा ही है, ठंडा में ही ना चिल्ड वाला चाहिए। अब चिल्ड में कितने लोग बोलेंगे कि द्रुत शीतन चाहिए, लेकिन जब अनुवाद होगा मतलब चिल्ड का, ठीक है, तब ये आपको इसके लिए ये शब्द ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंकिंग और विज्ञान प्रौद्योगिकी में किसी, हाँ, किसी को कुछ पूछना है, 1 मिनट 2 मिनट पूछिए ताकि हम थोड़ा सा रिफ्रेश हों। किसी का कोई प्रश्न इस बैंकिंग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध में जो बातें बताई जा रही है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जी। हाँ, कार्यालयीन हिंदी में ज्यादा प्रश्न होता है, बैंकिंग इधर उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। अब हम जब विधि के क्षेत्र में जाते हैं तो विधि की भी भाषा बहुत सतर्क होती है और सुनिश्चित भाषा होती है। वो अभिधा में भी और अभिधा है, ठीक है, मोर देन अभिधा है। कोई सीधा कोई दूसरा अर्थ नहीं लिखना चाहिए, एकदम वही अर्थ आना चाहिए। जैसे विधि के क्षेत्र में आप देखिए, मतलब मैंने एक शब्द कुछ यहाँ रखे हैं कि एक्सेप्टिंग एन अपील यानी अपील स्वीकार करना, अनुवाद अधिकारियों के को समझने के लिए है। इंटरटेनिंग एन अपील यानी अपील ग्रहण करना, अलाउइंग एन अपील यानी अपील मंजूर किए। अब यदि आपको भाषा के इस प्रयोजन मूलक पक्ष के बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ होना तय है। जब विधि के क्षेत्र में हम आते हैं, विधि का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें मतलब दो धारी तलवार के तरह है, हल्की सी गलती हुई कि बस गए, उसमें अर्थ का अनर्थ आप कर दिए, ठीक है। तो विधि के क्षेत्र में विधि की जो विधि शब्दावली है वो बहुत उपयोगी होती है, बहुत काम आती है। और
जैसे मैंने हिंदी के शब्द हैं दान, ठीक है। अब दान का ही जो ढेर सारा शब्द है, बाउटी, POUTY, अधिदान, मैं उच्चारण सही कर रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। डिलीवरी के लिए शब्द आता है परिदान, डोनेशन के लिए शब्द है संदान, गिफ्ट के लिए इसमें दान, गिविंग प्रदान, ग्रांट अनुदान, ग्रेचुइटी उपदान, और सब्सक्रिप्शन अभिदान। देख लीजिए, अब जो ये दान है इसके जो उपसर्ग हैं, अधि लग गया, परि लग गया, सन लग गया, ये मतलब यदि आप इसके अर्थ को भले ही ग्रेचुइटी के लिए उपदान शब्द का व्यवहार हम और आप नहीं करते हैं, कम करते हैं, ग्रेचुइटी को ग्रेचुइटी ही कहते हैं, लेकिन जो हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली है वो अपनी सिद्धांत से बनी है। प्रयोजन मूलक पक्ष में ये जो पक्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप, जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनकी प्रकृति के अनुरूप जो है शब्दों का मानकीकरण किया गया है और फिर उनको ग्रहण किया गया है। अभी एब्रोगेट निराकरण करना, एनल बातिल करना, कैंसिल रद्द करना, क्वैश अभिखंडित करना, रिपील निरसन करना, रिस्किंड विखंडित करना, सुपरसीड यानी अधिक्रमण करना। तो ये विधि के शब्द हैं जो मैंने विधि शब्दावली की जो चीजें हैं वहां से मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा रखा था कि जो है विधि की शब्दावली में जो प्रयोजन मूलक पक्ष है उसको भी जानना जो है बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं संचार माध्यमों में। हम जानते हैं पत्र पत्रिकाओं में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में आज डिजिटल फॉर्म बहुत ज़्यादा व्यवहार में आ गया है और सामाजिक पूरा संजाल है। और एक मिनट थोड़ा सा, ये प्रयोजन मूलक हिंदी के जो भी अभी जहाँ की बात कर रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न आयाम, इसके बारे में बातचीत हो रही है। सामान्य तौर पर हम साक्षात्कार की बात करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा एक समग्र रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है या आप इसके बारे में क्या समझते हैं, तो ये सारी बातें, सारा कंटेंट जो आज आपको मिल रहा है, जो आज आपको साझा करना है जाती, तो उसमें से आप अपना एक आपको 1.5, 2, 2.5 मिनट का उत्तर तैयार करना है। सबके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसे लिख लें और लिख करके तैयार। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जो है प्रयोजन मूलक पक्ष, हाँ अनम्यूट है ना, अब अनम्यूट है जी, ठीक है। हाँ, प्रयोजन मूलक पक्ष जो है वही मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही कही थी आपको कि जो चीजें जितनी आसान दिखती हैं असल में उतनी आसान होती नहीं है। यदि आपको कोई पूछ दे कि प्रयोजन मूलक हिंदी के 2 उदाहरण बताइए, ठीक है, तो आपको तो पहली बार लगेगा अरे प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या उदाहरण दे, मतलब आपका दिमाग कौन जाएगा। लेकिन अब जो अभी जो आपके सामने मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो सारे उदाहरण ही मैं आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के बता रहा हूँ और मैं कुछ विशेष आपको नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई विशेष ज्ञान लेकर के आपको बता रहा हूँ, ये चीजें हैं, पढ़ी है मैंने, थोड़ी सी देखी है और जो है आपके सामने जो है मैं साझा कर रहा हूँ, ठीक है। संचार माध्यमों में आप जानते हैं कि समाचार पत्र की भाषा का अपना संस्कार होता है, उसकी अपनी भाषा शैली होती है और स्थान स्थान पर भी उस पर भी स्थानीयता का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप एक ही हिंदी अखबार मध्य प्रदेश के अखबार को देखें या कोलकाता के अखबार को देखें तो उस पर भी स्थानीयता का भी थोड़ा प्रभाव रहता है। और संचार माध्यमों की जो है अपनी भाषा होती है और कहने के लिए देखिए पूरा समाचार प्रसारण शब्दावली, ये न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ग्लॉसरी है पूरी, ठीक है, ये पूरी ग्लॉसरी ही है।
तो इसमें आपको ढेर सारे शब्द जो है पड़े हैं। तो संचार माध्यमों में जो पत्रकारिता में बेसिकली जो शब्द व्यवहार में लाए जाते हैं, सामान्य हिंदी में तो जो चीजें हैं वो हैं ही, व्याकरणिक संरचना है ही, लेकिन उसके साथ जैसे लो जपा लिख दिए तो वो लो जपा वो शब्द रूढ़ हो गया और उसका मतलब है लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, और जब भी अब अगली बार समाचार लिखा जाता है तो उस पार्टी के लिए वो बस वो इनिशियल के तौर पर काम करता है और वो सब लोग उसको जानते हैं। जब इसी संचार माध्यम का एक हिस्सा विज्ञापन में हिंदी है, विज्ञापन की हिंदी तुकांत और बहुत ही आकर्षणीय हिंदी होती है कि ये दिल मांगे मोर, दो बूंद जिंदगी की, पोलियो में कहते हैं, या मान लीजिए ढेर सारे शब्द जो है विज्ञापन में जो व्यवहार में लाए जाते हैं, वो विज्ञापन की हिंदी की अपनी शैली है। विज्ञापन की हिंदी तुकांत होती है, विज्ञापन में इंग्लिश शब्दों का भी व्यवहार रहता है, और वे थोड़ा विज्ञापन स्पेसिफिक जो है वो आपको उतना ये नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग दे सुबह कोलगेट के विज्ञापन से शुरू करते हैं और रात में गुड नाइट तक का विज्ञापन देखिए, विज्ञापन के शब्दों को नोट कीजिए और उस विज्ञापन के हिंदी की जो प्रयुक्ति है, हाँ, उसमें जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो व्यवहार किया जाता है उसको आप थोड़ा सा थोड़ी संवेदनशीलता के साथ देखिए तो आपको पता चलेगी कि विज्ञापन में हिंदी का जो है अपना स्वरूप होता है और उसमें उसके कुछ अपने जो है शब्द, जैसे कि प्रायोजक शब्द है, पहले आता था दूरदर्शन वगैरह में कि इसके प्रायोजक हैं, तो प्रायोजक शब्द स्पॉन्सर के लिए आता है। तो ये इस शब्द इस क्षेत्र में इसके लिए ये रूढ़ हो गया और इसकी ये शब्दावली का एक अनिवार्य शब्द बन गया। ठीक है, तो ऐसे है। वैसे ही सामाजिक हिंदी, जैसे कि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें भी जो हिंदी आती व्यवहार में आती है, उसमें ऐसे आपको जैसे आप अर्थशास्त्र के छात्र हैं या समाज शास्त्र के छात्र हैं, राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, तो भाषा हिंदी ही है, लेकिन जैसे उसमें जो राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, ये जो वो शब्द आते हैं तो उस शब्द का स्पेसिफिक विशिष्ट अर्थ होता है और उस शब्द का अर्थ जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो बदलता नहीं है, वो उस विषय के संदर्भ में वो जो है स्थापित हो जाता है। ठीक है, और साहित्य के इतिहास का कोई छात्र है तो मतलब उसके लिए भी प्रयुक्ति के कुछ अलग शब्द हैं। समाजशास्त्र के छात्र के लिए के शब्द हैं जो कि आप लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र में भी, सांख्यिकी में भी जो है हर जगह हम लोग प्रयुक्ति को देख रहे हैं और प्रयोजन मूलक हिंदी का ही वो पक्ष है, एक पक्ष है। ठीक है, तो इस तरह मैंने थोड़ा मोटा मोटी जो है आप लोगों को थोड़ा सा आउटलाइन दिया, कोई मैंने ज़्यादा बताया नहीं और मैं कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं आया था। मैंने आपको कहा भी पहले ही ईमानदारी से, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है, थोड़ा सा देखा है आप लोगों के लिए। तो ये मतलब एक प्रयोजन मूलक हिंदी का एक पक्ष मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग यदि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से आपके मन में यदि कोई सवाल आ रहा हो कि सर ऐसा यदि पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा यदि पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा यदि कोई सवाल है तो वो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। सर एक प्रश्न बनता है सर, राजभाषा हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी दोनों में क्या अंतर है सर? प्रयोजन मूलक हिंदी एक वटवृक्ष है, ठीक है, और उसमें राजभाषा हिंदी जो है उसकी एक शाखा है। ठीक है, सवाल इंटरव्यू में यदि आपको ऐसे हमको डायरेक्टली आपने जैसे पूछा
तो मेरा जवाब यही होगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी वट वृक्ष है और राजभाषा उसकी एक शाखा है। धन्यवाद। अब अगला सवाल आप पूछिए। थैंक यू सर। यही था सर कि वो उसी का शाखा आता है, मतलब मेन हो गया प्रयोजन मूलक हिंदी और उसका एक शाखा राजभाषा हिंदी हो गया। हाँ, राजभाषा हिंदी में अब आप राजभाषा हिंदी की अब जो मतलब जो विविध पक्ष है, जो उसकी प्रयुक्ति है, उसकी अपनी शब्दावली है और उसका अपना राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। ध्यान से समझिए, कई बार होता क्या है कि हम थोड़ा सा खिचड़ी कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। राजकाज में जो व्यवहार में आने वाली भाषा है, शासकीय प्रयोजन के लिए जो आने वाली भाषा है, वो राजभाषा है। तो यानी सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज की भाषा होगी या सरकार और जनता के बीच की जो भाषा होगी, वो राजभाषा है। ठीक है, तो राजभाषा एक पक्ष है प्रयोजन मूलक हिंदी का, जिसके और पक्ष के रूप में आपके ये कार्यालयीन हिंदी वगैरह सब आ रहे हैं। तो यही जवाब है मेरा। सर वो एक आप अभी शब्दावली बता रहे थे पत्रकारिता से जुड़ी हुई, इसका नाम बता दीजिए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है, इसके वेबसाइट CSTT के वेबसाइट पर आपको ये शब्दावली मिल जाएगी ऑनलाइन, यदि आप देखना चाहें तो। ऐसे ही विधि और आपको मतलब विज्ञान में भी फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी की अलग, बायोलॉजी की अलग, हर चीज की जो शब्दावलियां हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो ऑनलाइन माध्यम पर आपको CSTT की वेबसाइट पर मिल जाएगी। धन्यवाद सर। ठीक, स्वागत। सर प्रयोजन मूलक भाषा की अगर कुछ विशेषताएं पूछे तो क्या क्या हो सकता है? प्रयोजन मूलक जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, ठीक है, कि यह एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए, वह चाहे साहित्यिक प्रयोजन हो, संचार का प्रयोजन हो, विज्ञान का प्रयोजन हो या फिर समाज का प्रयोजन हो। सामाजिक हिंदी भी है, ठीक है। तो जब किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी भाषा का व्यवहार किया जाता है, तो वही हिंदी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी कही जाती है। और प्रयोजन मूलक हिंदी कोई अलग हिंदी नहीं है। हमारी जो हिंदी है, उसी हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे दैनंदिन जीवन में घुली मिली हुई है। लेकिन जब हम उसको अलग पढ़ते हैं, तब उसकी जो परिधि है, उसका जो व्यापक क्षेत्र है और उसके जो उप क्षेत्र है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आपकी शब्दावली, जो आप जितने शब्द जानते हैं, उन शब्दों में जरूर आप कुछ शब्द कार्यालयीन हिंदी के भी जानते हैं, कुछ संचार के भी जानते हैं, विज्ञापन के, समाजशास्त्र के भी जानते हैं। तो ये अलग नहीं, अलग ना होते हुए भी अलग है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, बात समझ में आई? यदि बात समझ में ना आए तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। आवाज आ रही थी मेरी कि नहीं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो अब पूछिए, और किसी को कुछ पूछना है तो। आप नहीं पूछेंगे तो मैं ही पूछ दूंगा एक दो सवाल, ठीक है, ताकि आप लोगों ने क्या सुना है उससे मुझे पता चल जाएगा कि सर जो है कि बस है। सर एक मेरा प्रश्न है कि प्रयोजन मूल हिंदी में जो है वाक्य संरचना किस तरह का रहता है कि जैसे कि होता है वाच्य जो होता है, कर्ता वाच्य माने क्रम वाच्य वाला जो वाच्य होती है। नहीं, आप ठीक समझ गए, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी, यही मैं आपको समझा रहा था कि हिंदी का जो व्याकरण है ना, वो हिंदी भाषा का व्याकरण हमेशा हिंदी भाषा के साथ रहेगी। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी उसी हिंदी भाषा में जो प्रयुक्तियां होती हैं, जो प्रयोग होते हैं, उसके लिए वो शब्द रूढ़ हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी में पत्र कैसे लिखा जाता है सर? ठीक है, तो ये सवाल सही नहीं है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी में जो कार्यालयीन हिंदी है, उसके पत्र का जो प्रारूप है वो अलग है, और जो संचार माध्यमों में जो प्रयुक्त होगा
होगी बातें जो जो वो अलग है। ठीक है, मतलब ऐसा प्रयोजन मूलक हिंदी का कोई पत्र का प्रारूप नहीं है। समझ में आ रही है आपको ये बात? जी सर। हाँ, तो ऐसा है, मतलब हमारी जो हिंदी है वो हिंदी तो है ही, उसके नियम तो सब पर लागू हो ही रहे हैं। ठीक है, वो व्याकरणिक संरचना वही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसी में जो कुछ विशिष्ट शब्दावलियां हैं, जो कुछ विशिष्ट प्रयुक्ति है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आती है, इसीलिए उसको वो प्रयोजन मूलक हिंदी के उस हिस्से में रखा जाता है। मुझे लग रहा है कि शशिकांत जी का जो ये संदर्भ था वो ये जानना चाह रहे थे कि सामान्य तौर पे कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि जो कार्यालयीन भाषा है जी उसमें हमें पैसिव वॉइस से यानी कि कर्मवाच्य को ज्यादा प्रयोग में लेकर के आना, मतलब लाया जाना चाहिए। हाँ तो हाँ हाँ ये तो जी इसकी सर। क्या कहाँ तक सीमाएं हैं इसकी, कि हम क्या सभी वाक्यों को कर्मवाच्य में लिखेंगे या फिर किस तरीके से हम उसको? देखिए, कार्यालयीन जो हिंदी है ना, कार्यालयीन हिंदी के बारे में मैंने आपको 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट बताई कि कर्मवाच्य प्रधान होती है, स्वरूप औपचारिक होती है, और व्यक्ति की अपेक्षा पदनाम जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है, ऐसे जनरली हम जो पत्र लिखेंगे उसमें ऐसे वाक्य का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन जो कार्यालयीन हिंदी है उसमें इसी पैटर्न पर जो है चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। अब ये मैं की संलिप्तता, मैं शब्द उसमें नहीं आता है, मुझे शब्द आ रहा है। ठीक है, मैं वहां नहीं है, और बस यही मैं कहूँगा। जी सर, धन्यवाद। ठीक ठीक है, स्वागत। मतलब अच्छा सर, प्रयोजन मूलक हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे एक प्रश्न मेरा था कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है और कार्यालय हिंदी जो है, पर प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही कार्यालय हिंदी आती है क्या, या फिर ये दोनों अलग है? जैसे प्रयोजन मूलक की संरचना बनावट अलग है, उसका शब्दावली अलग है, या फिर कार्यालय हिंदी की नहीं नहीं, शब्दावली बनावट नहीं अलग नहीं, है? अभी नहीं नहीं, वही मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वटवृक्ष है। ठीक है, उसकी एक शाखा कार्यालयीन हिंदी है, एक शाखा वाणिज्यिक हिंदी है, एक विधिक क्षेत्र की हिंदी है, तकनीकी क्षेत्र की हिंदी है, संचार माध्यम की हिंदी है, सामाजिक हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग उसके अच्छा, मतलब मतलब सेक्शन ये के सब सब सेक्शन हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं? जी जी सर, बिल्कुल आते हैं, प्रयोजन मूलक के अंतर्गत ही आते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है, अगली मुझे ड्राफ्ट के बारे में आप लोग बोल रहे थे सर ना। इसको अगर परिभाषा अगर पूछ लिया जाए, सर एक प्रश्न और बनता है सर, अगर परिभाषा पूछ लिया जाए, आप एक लाइन में मुझे परिभाषित कीजिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं? अच्छा, मतलब इतना देर जो हम बताए तो आपको परिभाषा नहीं निकल पा रहा है महाराज। हाँ सर, जैसे राजभाषा का परिभाषा आप बताए, राष्ट्रभाषा का ये होता है, अगर प्रयोजन मूलक की अगर बात करें देखिए, तो लंबा हो रहा है सर। जैसे जी मैं पहले ही बताया आपको कि देखिए, सामान्यतः जो है प्रयोजन, प्रयोजन मूलक, प्रयोजन मूलकता, अंग्रेजी के 3 शब्द ऐसे इसके लिए, फंक्शन, फंक्शनल, फंक्शनैलिटी। ठीक है, हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन विशेषण और मूलक जो है शब्द, इस दोनों के योग से प्रयोजन मूलक बना है। यानी प्रयोजन का अर्थ है, या प्रयोजन मूलक भाषा की प्रयोजनीयता से है, भाषा की प्रयोजनीयता पर जो आधारित है वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। ठीक है, प्रयोजन मूलक वह हिंदी है जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए व्यवहार में आती है। बस हो गया, प्रयोजन जी, मूलक हिंदी धन्यवाद वह सर। हिंदी है जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए व्यवहार में आती है। ठीक है, कोई, हाँ बस जी वही है। सर।
हाँ, जी, बस अब उस धन्यवाद। प्रयोजन में डॉक्टर अलग-अलग। हाँ, बोलिए। जी सर, डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण जी ने उसी से संबंधित परिभाषा भी दिया है इसका। जीवन की हुँ, हुँ। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुँ, प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। ये बस डॉक्टर बिल्कुल। मोटूरी मोटू सत्यनारायण जी ने। नारायण जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल है। हुँ। अब आप जब ये डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण प्रयोजन मूलक हिंदी में बोले, अगला सवाल पूछ देंगे आपके मोटूरी सत्यनारायण कौन थे? तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। इंटरव्यू की तैयारी में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे इस वाक्य में, मतलब इस परिभाषा में या इसके बारे में बताते हुए यदि उस व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर आप परिभाषा देते हैं, ठीक है? तो ठीक है, नाम को लेकर आपने परिभाषा दी, बहुत प्रशंसनीय। फिर उस व्यक्ति के बारे में भी अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरह उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा-सा देख लें, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है? जी सर। बाद बाकी देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आता-उता नहीं है। हाँ, मैं पहले ही बता दूँ कि मतलब बड़का हम विद्वान हैं, ये है, वो सब कुछ नहीं है। मैं सामान्य आपकी तरह ही विद्यार्थी हूँ। बस मैं भी थोड़ा-सा जो काम करते हैं, वो काम में तो बहुत कुछ मैं मतलब ऐसा हो कि आप मुझे ऐसे पूछें, सर कि कार्यालयीन हिंदी के बारे में बताइए, तो हम खाली मतलब 2-3 घंटा आपको खाली कार्यालयीन हिंदी ही बताते रहें। ठीक है? कार्यालयीन हिंदी का ऐसे ही अपना आप ही बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है? जो कि हम कार्यालय में व्यवहार में लाते हैं, ठीक है? तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी था। आप मतलब थोड़ा-थोड़ा जो मैंने थोड़ा-सा एक झाँकी दी, झलकी दी, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो धन्यवाद, अच्छा नहीं लगा तो मैं अगली बार और जी प्रयास करके आऊँगा। ठीक है? चलिए अभिषेक जी, आप समापन जो है अभियुक्ति दीजिए। नहीं, बहुत जितनी आवश्यकता थी हमें, अभी मुझे जहां तक लगता है कि आज यह सेशन जो हमने कंडक्ट किया, इस सेशन में हमें इससे बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के बहुत विस्तार में, बहुत एक विस्तृत पटल पे प्रयोजन मूलक हिंदी को जानने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा जो उद्देश्य था वो ये कि अगर प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित किसी तरह का कोई प्रश्न साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है, तो हमारे पास इसके बारे में इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम एक आध मिनट अपना जवाब रख सकें, और ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एकदम ब्लैंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आधार पे आपने जो है बहुत ही आसान शब्दों में प्रयोजन मूलक हिंदी को हमें समझा दिया, और एक बहुत ही अच्छा, जैसे किसी ने पूछा कि राजभाषा हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है, मतलब एक ये बहुत संभावित इस तरह का प्रश्न अगर आपका साक्षात्कार इस दिशा में मुड़ा, अगर मुड़ा, तो ये इस दिशा के लिए एक बहुत संभावित प्रश्न हो सकता है। और बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया झा जी ने कि अगर प्रयोजन मूलक हिंदी एक वटवृक्ष है, तो उसकी एक शाखा राजभाषा हिंदी है, उसी की एक शाखा कार्यालयीन हिंदी है, उसी की एक शाखा पत्रकारिता में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है, उसी की एक शाखा तकनीकी विषयों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है, और उसी की एक शाखा विधि इत्यादि क्षेत्रों में भी प्रयोग की जाने वाली हिंदी है, और भी अन्य कई शाखा है। तो इतनी सी बात यदि आप कह देते हैं, तो जो आपका पैनल है वह संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको क्लैरिटी है, स्पष्टता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होती है। इसके ऊपर वो आपसे अपेक्षा नहीं करते कि बहुत आपके पास में शोधपरक जानकारी आप उन्हें प्रस्तुत करें इस विषय को लेकर कि के। अर्ध सरकारी पत्र किसको लिखा जाता है, अंतर जी, विभागीय टिप्पणी क्या है, तो आप आए ही हाँ, नहीं है तो आप जानेंगे कैसे? कैसे पता रहेगा? सही बात, बिल्कुल। तो सही हाँ, बात। ये उन लोगों से अपेक्षा की जा सकती है जो पहले से ही सेवा में है, जैसे विजय जी हैं बेचारे, इसीलिए उन्होंने एक प्रति प्रश्न किया कि सर एक लाइन में बता दीजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनसे पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पहले से सेवा में है, या और अन्य जो हमारे साथी सेवा में है। पर जी जी जी। भी बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आपने आज के इस विषय को कवर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बस एक आखिरी टिप्पणी और आज के सेशन को खत्म करेंगे। बीच बीच में आप ये कह रहे थे कि बहुत सारा ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं बहुत ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है, किसी के पास नहीं है। मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि वे लोग भी जो विद्वता की चोटी पे पहुंचे हैं, वे लोग भी यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान नहीं है। पर फिर भी जिस अरे हम अंदाज अपने बारे में आप, सही में बोलते हैं, और बिल्कुल सही लोग तो बात है। ऐसे, और लोग उस क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल नयाचार के तहत अच्छा, जो है वो बात कहते हैं। ठीक है, मतलब हाँ वो हाँ, शिष्टता दिखाती है, लेकिन मेरी तो जी, सच्चाई है, तो मुझे अच्छा, कहने में और कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, मैं तो दिल से चलिए कह कोई रहा बात हूँ ये नहीं। बात। हाँ, पर यह है कि अब इस झा जी, बात को स्वीकार, हाँ जी, बोला हूँ बोला हूँ कि हमें क्या चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान आपसे हमें मिल रहा है तो हमारे लिए तो सब कुछ आप ही है।
अब आप बोले कि हाँ मुझे नहीं पता है, वो तो आपकी बड़प्पन है ना। जी तो सर। सच में एक नहीं नहीं, पता और भाई सबसे आदमी को हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि निरंतर अध्ययनरत जो व्यक्ति रहता है, कोई व्यक्ति हो, चाहे मतलब चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी स्तर पे हो, या कहीं पर भी पहुंचा हो, लेकिन जो निरंतर अध्ययनरत रहेगा, जो किताबों के साथ लगा रहेगा, जूझता रहेगा, किताबों से कुछ न कुछ निकालने का प्रयास करता रहेगा। मुझे याद है, मैं और झा जी एक बार हम लोग ऐसे ही किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, तो हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करते थे, तो जैसे आज हमने मान लीजिए उस टॉपिक पे चर्चा करी, अच्छी चर्चा कर ली, 2 दिन के बाद हम उसी टॉपिक पे चर्चा करते थे, तो सारी चर्चा के बाद उसमें से कुछ ना कुछ नई बातें निकल के आती थी, और वो उन 2 दिनों में पढ़ाई के दौरान निकल जाती थी। तो ऐसा होता है कि जितना ज्यादा हम अध्ययनरत रहेंगे, जितनी ज्यादा हम किताबों के साथ हम अपना समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि किताबों से अच्छा शिक्षक और कोई नहीं है, किताबों से अच्छा मेंटोर और कोई नहीं है। अगर आपको किताबों की आदत है तो फिर शायद आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। तो ये एक इनकी बहुत अच्छी आदत है कि न कि ये केवल इन्होंने आज ये बताया कि इस विषय को कैसे इतना आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है, बल्कि ये भी कि इस तरह के विषय भी जो सामान्य तौर पे अनछुए रहते हैं, मतलब आप सामान्य तौर पे अपने पढ़ाई के दौरान या तैयारी के दौरान प्रयोजन मूलक हिंदी के ऊपर आप शायद नहीं पढ़ते हैं, पर ऐसे विषय भी घंटा 2 घंटा यदि आप अपना समय निकाल करके दे दें, तो उस पर आप इतनी अच्छी कंटेंट बना सकते हैं कि 2-4 मिनट में आप इंटरव्यू बोर्ड को संतुष्ट कर सके, जो हमारा असल में उद्देश्य है, जिसके लिए हम सब आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए आपका एक बार फिर से जयप्रकाश से बहुत बहुत आभार, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह जो है हम लोग मिलते रहें, और इसी प्रकार से मिलकर के चर्चा होती रहे, और हम लोग जब ऐसे ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं तो आप खत्म कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के तहत आप देख रहे हैं MBBS, और जब आज 6 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक की पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे में प्रयोजन मूलक हिंदी वैसे भी और ज्यादा जो है विस्तृत रूप ले रही है, और ज्यादा बढ़ रही है, और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। ये बड़ी बात है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए लाजमी है कि आपसे मतलब MBBS हो या इंजीनियरिंग में जो नवीनतम चीजें हो रही हैं कि 6 भारतीय भाषाओं में जो है शिक्षण दिया जा रहा है, तो वो सब चीजें हल्का मतलब, चूंकि वो समाचार पत्र में भी आ रही हैं वो चीजें, तो आप जाने। सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को ये कहूंगा जो साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, कि देखिए ईमानदार रहिए, सबसे बड़ी बात वही है। जो आप जिस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी हो बताइए, जो नहीं है उसके लिए क्षमा मांगिए। आपके साक्षात्कार में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई विषय बहुत अच्छा आता है, वो कोई मतलब कंसाइज करना सीखिए, चीजों को संक्षेप में बोलना सीखिए। अब हमको आ गया, मिल गया हमको कुछ हमारा फेवरेट टॉपिक मिला था, हम बोलने ही लगे, बोला मिल गया यार, अब तो तोड़ देंगे भाई, अब तो तोड़ देंगे ना, निराला जी पूछ दिया है, अब तो हम कुकुर मुत्ता भी बोलेंगे और हम वह तोड़ती पत्थर भी बोलेंगे। नहीं, ये काम नहीं करना है, सब संतुलन बनाना है, ठीक है। अपनी जो भावनाएं हैं, भावावेग जो आएगा, अच्छा आया तो मतलब थोड़ा जंप करता है, तो उस पर संतुलन बनाना है, बस वही साक्षात्कार है। ज्यादा बस सोचिए नहीं कि ये होगा वो होगा, ठीक है, अच्छा होगा, आप लोगों का बहुत बढ़िया होगा। चलिए आप रोहित सब जी लोगों कुछ का कहना चाहते हैं आप? जी सर, एक प्रश्न था, मतलब मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन शायद प्रश्न सर था नहीं, समय एक प्रश्न था नहीं, एक प्रश्न है। जी सर, वो प्रयोजन मूलक हिंदी के ही संबंध में था सर। जी जी, हाँ, प्रयोजन मूलक हिंदी के सर संबंध में है सर। ऐसे ये सर, गलती है मत सर। कीजिए, आप साक्षात्कार में जाएंगे और अभी था सर कहेंगे हैं, तो अभी सर हैं। अभी है, ठीक है, बोलिए बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार में कितना बड़ा योगदान है? नहीं, सवाल दोबारा बोलिए। सर, हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो कैसे अपना योगदान दे रही है वर्तमान परिदृश्य में? देखिए, मैंने पहले ही आपको एक बात कही कि हिंदी के अंदर प्रयोजन मूलक हिंदी समाहित है, ठीक है। हिंदी जो प्रचार प्रसार हो रहा है आज देश में विदेश में,
शिक्षा में, तकनीक में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में। और जब राजभाषा का पुरस्कार दिया जाता है तो प्रथम पुरस्कार जो है इसरो को प्राप्त होता है। तो ये बताता है कि मतलब प्रचार प्रसार में मतलब कैसे हिंदी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रचार प्रसार जो है जुड़ा हुआ है। जैसे प्रेमचंद ने कहा है कि फूल के रंग में सुगंधियां जैसे घुली मिली होती हैं, तो हिंदी के प्रचार प्रसार में ही प्रयोजन मूलक हिंदी की का प्रचार प्रसार छुपा हुआ है और उसका संवर्धन हो रहा है। हाँ, शब्दावलियों का के निर्माण को करना, उसको मानकीकरण करना, ये है, ये अलग से आप इसको अलग मत कीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रचार प्रसार अलग और हिंदी का प्रचार प्रसार अलग नहीं, ऐसे नहीं। प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे शैक्षणिक गतिविधियों में, हमारे शोध की गतिविधियों में जो हिंदी है उसमें ये प्रयोजन मूलक हिंदी अनिवार्य रूप से समाहित है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका सवाल मैं समझ जी गया। सर, जी सर। हाँ, जी लेकिन सर, जी सर, मैं आप संतुष्ट भी हूँ ऊपर से सर, समझ गया। नहीं नहीं असंतुष्ट है तो वो भी बता सकते हैं आपको। नहीं, आपका नहीं सर, संतुष्ट हूँ संवैधानिक, मैं फिर। आपका यह संवैधानिक अधिकार है और ये मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, आप अपनी संतुष्टि बता सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग देखिए, एक बहुत कभी बहुत ज्यादा यार ये तो एकदम ये तो यही टेक्नोलॉजी है और इसको ऐसे देखना है, नहीं। इस हिंदी के साथ ये प्रयोजन मूलक पक्ष जुड़ा हुआ है। वह प्रयोजन मूलक शब्दावली हमारे व्यक्तिगत वोकेबुलरी, हमारी अपनी शब्दावली में भी जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका विशिष्ट अध्ययन करने जाते हैं तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो शब्द व्यवहार में आते हैं, जो पारिभाषिक शब्द हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम उसको अलग करते हैं। ठीक है, बस यही है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद राजी, आपका बहुत बहुत आभार आज के जी, सेशन को पे आपका भी यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सबका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद सर।